गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा धात्विक चालकों में आवेशों का प्रभाव। यानी कल हम विद्युत धारा के बारे में और धारा घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो विद्युत धारा हमने देखी थी जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों में जो आवेश वाहक रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे धात्विक चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम धात्विक चालकों के लिए ही विद्युत धारा का प्रभाव देखेंगे। तो देखो, हम धात्विक चालक में यदि बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी चालक पदार्थ है उसकी बाह्यतम सतह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कारण इस चैप्टर में सबसे पहले देख चुके हैं कि कोई भी परमाणु रहता है तो उसके नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दुर्बल बल से बंधे हो, इनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल हो, तो ये इसकी बाह्यतम सतह पर विचरण करते हैं, गति करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे हम बात करें किसी चालक में तांबे का, यदि हम एक एग्जांपल लें तांबे का, तो तांबे के ऊपर यदि हम बात करें तो इसमें लगभग 4.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब, यानी इसके एकांक आयतन में लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत ज्यादा संख्या में किसी भी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे यादृच्छिक गति करते रहते हैं। यानी जब ये किसी भी चालक की सतह पे गति करते हैं तो गति करते समय इनका जो वेग रहता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको बोलते हैं इनका उष्मीय वेग। लेकिन इनकी संख्या देखो इतनी ज्यादा है तो ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसमें हो सकता है दूसरे आयन हो या फिर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएं या पदार्थ के दूसरे आयनों से टकराएं, तो उनकी टक्कर से जो इनका ये उष्मीय वेग है ये लगातार बदलता है, या फिर बोले इनकी गति की दिशा लगातार बदलती है। और जब इनके उष्मीय वेग का औसत मान हम लेते हैं, उष्मीय वेग का औसत, तो देखो इनके उष्मीय वेग का औसत आता है 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। किसी भी चालक पदार्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते हैं, यानी एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों से या उस पदार्थ में उपस्थित दूसरे आयनों से लगातार टकराते हैं, जिससे इनका जो उष्मीय वेग है उस उष्मीय वेग का औसत मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सबसे पहले यदि हम ये मान लें कि किसी पदार्थ में या किसी चालक पदार्थ में स्मॉल एन अणु है, स्मॉल एन अणु, और इन सब का जो उष्मीय वेग है वो है U1 U2 U3 डैश 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 UN। तो इनका औसत उष्मीय वेग यदि हम निकाले U, औसत उष्मीय वेग ये होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN, और इनकी कुल संख्या का भाग लगा देंगे अपॉन n। और जब इसकी वैल्यू निकल के आती है तो ये औसत उष्मीय वेग कितना आता है, ये लगभग आता है 0। यानी इनका औसत उष्मीय वेग माना जाता है 0, क्योंकि यादृच्छिक गति करते हैं। लेकिन अब यदि किसी चालक के सिरों पे विभवांतर आरोपित कर दिया जाए या विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे विद्युत बल लगता है, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, और उस विद्युत बल के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और जिस वेग से ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं उस वेग को कहा जाता है अपवह वेग या अपवहन वेग। देखो उस वेग की हम बात करते हैं, अपवह वेग, अपवह वेग, ये इसी को कह देते हैं अपवहन वेग। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है, अपवह वेग या अपवहन वेग। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। तो देखो इसके लिए सिंपल सा है कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों की सतह पर या किसी भी चालक की सतह पर जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, इसको हम किसी बैटरी से जोड़ दें, इसमें विभवांतर लगा दें या इसके सिरों पे बाह्य विद्युत क्षेत्र हम आरोपित कर दें, इस दिशा में मान लो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं
इन पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत बल कार्यरत होता है, जिससे ये एक निश्चित वेग से गति करते हैं, और जिस निश्चित वेग से गति करते हैं उस निश्चित वेग को ही बोला जाता है अपवहन वेग। तो इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो किसी चालक पदार्थ के सिरों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में औसत वेग, इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो औसत वेग होगा उसे अपवहन वेग क्या कहते हैं, वीडी। तो चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित करने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में औसत वेग क्या कहलाएगा, अपवहन वेग, वीडी। इस वेग की हम बात करें तो इस वेग का मान 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है, केवल बहुत कम वेग है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड अपवहन वेग का मान रहता है। किसी किसी जगह इसको लगभग 10 की पावर -3 मीटर सेकंड भी लिखा होता है। अब इस अपवहन वेग का मान है जो बहुत कम है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, और हम मानते हैं कि इसी अपवहन वेग की वजह से चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अपवहन वेग के कारण विद्युत धारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इस वेग का मान बहुत कम है, 10 की पावर -4 मीटर। यानी यदि हम 1 मीटर का यदि कोई वायर लें, 1 मीटर का वायर, और उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों का वेग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड है, तो उसके एक सिरे से और दूसरे सिरे तक धारा को पहुंचने में लगेंगे लगभग 15 मिनट। यदि इस वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 मीटर के वायर में धारा प्रवाहित हो तो धारा को प्रवाहित होने में 15 मिनट लगेंगे, जबकि हम इसके विपरीत देखें, यदि 1 मीटर के तार में हम धारा प्रवाहित करें तो माइक्रो सेकेंड्स में धारा प्रवाहित हो जाती है। तो देखो उसका कारण क्या है, इस तार के प्रत्येक बिंदु पर या बोले प्रत्येक एकांक आयतन में भी हम इलेक्ट्रॉन उसमें बात कर चुके तांबे में कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जाएगा, ये सारे बिल्कुल पास पास में रहते हैं। तो जैसे ही हम इसमें विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित करते हैं तो इनमें एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो प्रकाश के वेग से चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, जिसका वेग होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, विद्युत चुंबकीय तरंग। उस विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रभाव से ही ये विद्युत धारा आगे गति करती है, यानी वो एक दूसरे को एनर्जी लगातार ट्रांसफर करते हैं। पास में यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो आगे आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, ये जब चला जाएगा तो उसको विस्थापित करने के लिए उसके जस्ट पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो उनका जो वेग है, अपवाह वेग है, वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड ही होता है, लेकिन इनमें एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है जैसे ही हम विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जिससे तरंग का जो वेग है प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलता है। इसी कारण से जैसे ही हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं तुरंत हमारा बल्ब जल जाता है, क्यों, उस समय जो तरंग का विक्षोभ है वो कितना है, उसका वेग रहता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अपवहन वेग की वैल्यू केवल 10 की पावर -4। इसको देखो डायग्राम के थ्रू यदि हम समझे अपवहन वेग को, तो मान लेते हैं किसी चालक में ये ए बिंदु पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडमली विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गति कर रहा है। पहले इधर जाता है, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे चला गया, फिर इधर चला गया। हम कैसे भी इनका रास्ता ले सकते हैं, ये बी बिंदु मान लो। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें इसके ऊपर, इस दिशा में मान लो हम लगा देते हैं विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा हमने इधर ले ली, तो जैसे विद्युत क्षेत्र हम आरोपित करेंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है देखो ऐसे गति कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की हम बात कर रहे हैं। यदि विद्युत क्षेत्र नहीं हो तो ऐसे गति करता। अब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये अपवहन वेग से गति करेगा, यानी जो ये ए बिंदु है ये कुछ शिफ्ट इधर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इधर है तो इधर शिफ्ट होगा, यहां से ए डैश इलेक्ट्रॉन यहां से गति करता, और वो ऐसे चलते चलते इस बिंदु की जगह यहां पहुंचता, इस बिंदु की जगह यहां पे रहता, ये बी डैश। तो देखो ये अंतर है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और
जो ए बी रास्ता हमने बनाया, ए बी रास्ता, ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ शिफ्ट हो जाता है, बस इतना सा शिफ्ट हुआ है, रास्ता उसका भी ही रहेगा। लेकिन पहले वो देखो इस बिंदु पे था, अब वो यहां से, तो प्रत्येक बिंदु को देख सकते हैं, ये वाला बिंदु भी इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला बिंदु भी इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला बिंदु भी इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करना, कि इलेक्ट्रॉन फिसल रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो इससे हम इस अपवहन वेग को सिंपल सा समझ सकते हैं, और इसी की वजह से किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये हमारी बात थी अपवहन वेग। नेक्स्ट देखो, इसमें हम देखते हैं दो परिभाषाएं हैं। एक तो रहता है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, माध्य मुक्त पथ लैम्डा। तो माध्य मुक्त पथ में हम कह सकते हैं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी कहलाती है माध्य मुक्त पथ लैम्डा। इसका मान देखते हैं, लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर कोटि का रहता है माध्य मुक्त पथ। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी क्या कहलाएगी, माध्य मुक्त पथ। ऐसे ही आता है विश्रांति का, विश्रांति का रिलैक्सेशन टाइम, इसको ट्यू से डिनोट करते हैं, विश्रांति का। ये होता है चालकों में दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय के औसत मान को कहा जाता है विश्रांति काल। यानी चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत समय को क्या कहते हैं, विश्रांति काल ट्यू। विश्रांति काल ट्यू की बात करें तो मान लो किसी चालक में n कण है और उन सबके विश्रांति काल है T1, T2, T3 डैश 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 T1। तो यदि हम इसका औसत विश्रांति काल निकालना चाहें तो सभी विश्रांति कालों का हम योग कर देंगे और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का भाग दे देंगे, ये आ जाता है औसत विश्रांति काल, या जिसको हम विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम ट्यू कहते हैं। इसके यदि हम बात करें ट्यू की, तो इसका मान लगभग 10⁻⁻14 मीटर, सॉरी 14 सेकंड की कोटि का रहता है, 10⁻⁻14 सेकंड कोटि। देखो इन दोनों का आप अनुपात हो गया 10⁻⁹ का 10⁻14 का, तो जो हमने इनके उसमें वेग की बात की थी 10⁵ मीटर पर सेकंड, वो आ जाता है। आप इसमें दूरी में समय का भाग दे तो वेग आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, और वो आएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो इनका जो माध्य मुक्त पथ है वो लगभग 10⁹ मीटर पर सेकंड, और विश्रांति काल है वो आता है लगभग 10⁻⁻14 सेकंड के लगभग आता है। ये हो गया इनका विश्रांति काल। इसके बाद देखो अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन देखते हैं कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा। अपवहन वेग, इसको अपवाह वेग भी कह सकते हो, अपवहन वेग Vd व विद्युत क्षेत्र E में संबंध। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध, तो देखो इसके लिए हम एक चालक लेते हैं, माना एक चालक है AB, ये चालक है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, स्मॉल है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल है। अब इस चालक को हम एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, यानी इसके स्रोत पे हम विभवांतर आरोपित करते हैं V वोल्ट की बैटरी से। तो देखो जैसे विभवांतर आरोपित करेंगे तो प्लस से माइनस की ओर इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो चालक पदार्थ है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग Vd से गति करने लगते हैं। तो एक चालक लिया हमने AB,
उसकी लंबाई स्मॉल एल है, उसे हमने बाह्य स्रोत V वोल्ट की बैटरी से जैसे ही जोड़ा तो इसके स्रोत पे प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है इन पे विपरीत दिशा में बल लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग से गति करने लगते हैं। अब हमें देखो अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का संबंध निकालना है। तो हम जानते हैं यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र ई में गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र ई में बल, इसको मैं कह सकता हूं F बराबर माइनस ई। F बराबर क्यू फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है क्यू का मान क्या लेंगे माइनस ई, क्योंकि विपरीत दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र इधर है, बल इधर है, तो माइनस का चिन्ह आ गया। F बराबर माइनस ई। इसका यदि हम परिमाण लें तो परिमाण क्या हो जाएगा ई के बराबर, यानी इसमें हम दिशा की बात नहीं करते। अब यदि हम मान लें यदि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो स्मॉल एम हो, तब क्योंकि गति करेगा और इसमें द्रव्यमान है यानी इसमें त्वरण भी होगा, तो बल कितना आरोपित होगा इसमें F बराबर एम ए, जो हम सामान्य न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, यदि किसी पदार्थ का त्वरण है हो, किसी कण का त्वरण है हो, उसका द्रव्यमान है हो, तो बल कितना लगता है बराबर एम ए। तो ये जो दोनों फोर्स है ये एक ही है, इक्वल है। समीकरण 1 और 2 की हम बात करें तो ये दोनों बल बराबर है, ये विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, ये उस मुक्त त्वरण के कारण लग रहा है, यानी दोनों को यदि हम बराबर कर दें तो एम ए बराबर हो जाएगा ई। तो यहां से त्वरण आ जाता है इलेक्ट्रॉन का ई बाई एफ। जो हमारा सबसे पहला काम रहेगा वो रहेगा कि इलेक्ट्रॉन किस त्वरण से गति करेगा, तो उसमें एक तो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल F बराबर ई, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो बल लगेगा F बराबर एम ए, उन दोनों को इक्वल करेंगे तो त्वरण ए बराबर आ जाएगा ई बाई एम। अब देखो हम क्या मानते हैं कि इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन ले लेते हैं कि इसमें स्मॉल एन चालक है। इन सभी चालकों का जो औसत उसमें वेग है वो है u1 u2 u3 डैश डैश u, यानी पहले इलेक्ट्रॉन का वेग उसमें वेग u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, चौथे का un। अब ये इलेक्ट्रॉन शुरुआत में उसमें वेग से गति करते हैं, लेकिन जैसे इनके ऊपर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो सारे के सारे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे तो सबके ऊपर त्वरण कितना आ रहा है, ए बराबर ई बाई एम। तो इस स्थिति में हम इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या निकाल सकते हैं, इनका अपवहन वेग निकाल सकते हैं कितना होगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें स्मॉल एन है, सबका जो उसमें वेग हो u1 u2 u3 un है। यदि हम इन सबका विश्रांति काल मान लें, इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल ये हम ले लेते हैं n इलेक्ट्रॉन TO1 TO2 TO3 डैश डैश डैश, तब सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग। देखो यहां हम सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग ज्ञात करेंगे। अब वेग ज्ञात करेंगे तो हम समीकरण काम में लेंगे यहाँ पे v बराबर u प्लस ए वी, गति का प्रथम वेग, क्योंकि इनके पास प्रारंभिक वेग इनका उसमें वेग है, त्वरण हम निकाल चुके हैं, उस समय वो इनके विश्रांति काल के बराबर है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल के उसका औसत ले लेंगे, वही क्या कहलाएगा अपवहन वेग। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 यदि हम निकालें तो आ जाएगा u1 प्लस a21, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 निकाले तो u2 प्लस a22। ऐसे n इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो nवें इलेक्ट्रॉन के लिए vn बराबर होगा un प्लस a2n। सबके लिए विद्युत क्षेत्र का मान समान है, e का मान समान है, m का मान समान है, तो a सब में इक्वल रहेगा। अब इन सबका देखो योग करें तो ये तो हो जाता है अपवहन वेग vd, ये हो जाता है अपवहन वेग vd, क्योंकि हम जानते हैं यदि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का हम औसत ले लें तो वो अपवहन वेग vd के बराबर, यानी v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn, और इनकी संख्या का भाग दे देते हैं n। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का जो औसत मान आता है वो किसके बराबर रहता है, अपवहन वेग vd के। जो ये v वेग है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वेग है, सबका मान रखते हैं vd बराबर v1 का मान u1 प्लस a21, v2 का मान u2 प्लस a22, और ऐसे ही vn का मान
un प्लस ए ट्यू एन, इसमें n का भाग लग जाएगा, सबको अलग अलग कर लो, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un, क्योंकि इसको अलग करके इसमें n का भाग दे देते हैं, ये औसत उसमें हो गया, ये 0 रहता है, प्लस में इधर सब में a कॉमन आ रहा है, a को बाहर ले लेंगे तो q1 प्लस q2 प्लस डैश 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 qn अपॉन n, ये औसत काल आ जाएगा जो विश्रांति काल के बराबर है। तो देखो vd बराबर ये 0 हो गया, औसत उसमें भी है a इंटू ये किसके बराबर आ जाएगा, औसत विश्रांति काल ट्यू के बराबर, तो vd बराबर आ गया हमारा 8। यहां से देखो यदि हम a का मान रख दें इस समीकरण में तो vd बराबर a का मान आया e बाई m इंटू टी, ये आ जाता है हमारा अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखो इसमें सदिश रूप में इसको हम लिखें, सदिश रूप में तो vd बराबर माइनस ई एम इंटू टी, ये आ जाता है इसका सदिश, क्योंकि विपरीत दिशा में होता है विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग, इसलिए किसका चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह। तो यहां देखो हम यदि देखें E का मान, M का मान और Q का मान फिक्स है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, फिक्स होता है 9.1 की और -31 किलोग्राम, E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स रहता है, Q अभी विश्रांति काल की हम बात कर चुके हैं 10 की पावर -14 सेकंड होता है। तो ये तीनों राशियां फिक्स है, इसका मतलब जो अपवहन वेग है वो किसके समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती रहता है, यानी जितना अधिक विद्युत क्षेत्र का मान होगा अपवहन वेग का मान भी उतना ही अधिक रहे। तो ये हो जाता है हमारा अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो यहां से हम अपवहन वेग और विभवांतर में भी संबंध निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसी समीकरण से। अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध जो हम जानते हैं, यदि विभवांतर की हम बात करें तो V बराबर होता है E अपॉन L, विभवांतर V बराबर E अपॉन L, या फिर E हम निकालना चाहें तो इसमें किसका भाग दे देंगे, तो ये जो हमारा E का समीकरण आ रहा है यहां से E के समीकरण से हम आसानी से E का मान निकाल सकते हैं, यहां रख देंगे तो ये V यहाँ पे विभवांतर है और वहां पे VD क्या है, वेग है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों, हमने पिछले चैप्टर में देखा है V निकालते थे क्या करते थे, E बराबर V बाई एल, E बराबर V बाई एल, ये विभवांतर है, क्योंकि E का फॉर्मूला था, V का फॉर्मूला था E इंटू डी, ये यूज करते, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E बराबर V अपॉन L के बराबर। अब E का मान यहां से यदि हम रखें तो देखो E का मान आ रहा है, ये V का मान निकालेंगे तो E इंटू L के बराबर, तो V बराबर E का मान हम रखें VDM अपॉन E, ये डायरेक्ट E की वैल्यू वहां रख देते हैं। देखो VD और V में संबंध निकालना है, VD बराबर E बाई एम इंटू ट्यू और E का मान V बाई एल रख दो, ये संबंध आ जाएगा सीधा ही, उसको दोबारा से लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ गया E ट्यू बाई एम इंटू V बाई एल, ये आ जाता है अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। V अपॉन एल यानी E की जगह केवल हमें E बराबर V बाई एल लेना है, तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, विभवांतर, तो E की जगह V रखेंगे तो VD बराबर E ट्यू बाई एम इंटू V बाई, ये सीधा सा संबंध, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहा। ठीक, इसके बाद देखो एक टॉपिक आता है गतिशीलता, वो समझते हैं। गतिशीलता, मोबिलिटी, गतिशीलता, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, गतिशीलता, मोबिलिटी। तो अभी देखो हमने जो संबंध देखा था VD बराबर
ई बाई एम इंटू ट्यू। विद्युत क्षेत्र में और अपव्यय वेग में यहाँ पे ई ट्यू बाई एम ये एक नियतांक है पूरा का पूरा। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का आवेश, विश्रांति का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये नियतांक है, और इसी नियतांक को पदार्थ की गतिशीलता म्यू बोला जाता है। यानी यदि यहां से मैं म्यू रखूं इसको तो वीडी बराबर आ जाएगा म्यू ई, और यहां से यदि आप म्यू निकालना चाहो तो म्यू आ जाएगा वीडी अपॉन, क्या आ जाएगा वीडी अपॉन। यानी ध्यान रखना है जो फॉर्मूला है हमारा वीडी बराबर ई बाई ट्यू, इसमें ई ट्यू बाई एम ये किसी भी चालक पदार्थ के लिए नियतांक रहते हैं। यानी किसी भी चालक पदार्थ के लिए जो गतिशीलता होगी वो गतिशीलता का मान फिक्स रहता है। जैसे तांबे के लिए गतिशीलता निश्चित है, लोहे के लिए गतिशीलता क्या निश्चित, क्योंकि ये तीनों मान नियतांक रहते हैं। इन तीनों को नियतांक हम म्यू के बराबर रखते हैं, तो यहाँ म्यू बराबर क्या था वीडी अपॉन ई। यहाँ से हम म्यू की परिभाषा दे सकते हैं। क्या होगा गतिशीलता की परिभाषा कि किसी चालक पदार्थ के अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता। अगर किसी चालक के एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग किसके बराबर होगा, गतिशीलता म्यू के बराबर। इसके मात्रक की बात करें, गतिशीलता के मात्रक की बात, तो अपवहन वेग के लिए वेग है तो मीटर पर सेकेंड, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है न्यूटन अपॉन कूलॉम। यहां से हो जाएगा मीटर इंटू कूलॉम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका ये मात्रक काम में लेते हैं। इसकी विमा की बात करें, विमा तो देखो विमा के लिए मीटर के लिए L1 आवेश आ रहा है कूलॉम में A1 T1, नीचे बल आ रहा है, बल के लिए क्या काम में लेते हैं M1 L1 T-2, और सेकंड के लिए T1। इन सबको एक जगह कर दो तो जो विमा आएगी गतिशीलता की विमा, यहाँ पे देखो M1 एक ही ऊपर जाएगा तो M-1 L की बात करें तो ये L1 है, ये L1 है, ये L1 ऊपर जाएगा और कोई L नहीं है तो L0 हो जाएगा, L0। T की बात करें तो T-2 और T1, तो ये T और ऊपर ये 0, ये प्लस में 2 आ जाएगा T2। तो A की बात करें तो A केवल एक है A1, ये आ जाती है गतिशीलता की। तो आप उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप फॉर्मूला इसका याद रख लो कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता, या ई ट्यू बाई एम एक नियतांक है जो क्या कहलाता है, गतिशीलता। इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं उससे आसानी से विमा। अब ये नियतांक इसलिए अलग अलग पदार्थों के लिए जो गतिशीलता का मान है वो अलग रहता है, लेकिन एक ही समान पदार्थ में गतिशीलता क्या रहती है, समान। और गतिशीलता का मान किस पे निर्भर करता है, यहां से देखें अपवहन वेग में विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा गतिशीलता कम हो जाएगी, और अपवहन वेग ज्यादा होगा तो गतिशीलता ज्यादा रहेगी। ये बात होगी गतिशीलता की। अब हम इसमें अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध और देखते हैं, बहुत जगह काम आता है हमारे। अपवहन वेग वीडी व विद्युत धारा कैपिटल आई में संबंध। तो देखो अभी जो हमने संबंध देखा है वो अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में था, ये है अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो देखो इसके लिए हम एक चालक पदार्थ लेंगे AB, चालक पदार्थ AB, इसकी लंबाई वही स्मॉल l है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है। अब जैसे इस चालक को हम बाह्य स्रोत से जोड़ेंगे, यानी इसके स्रोत पे V वोल्टेज आरोपित करेंगे, तो A से B की ओर प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अपवहन वेग VD से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। ये सब में फिक्स रहती है लैंग्वेज। जैसे आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे, इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग VD से क्या करेंगे, गति करेंगे। तो इस बार देखो अपवहन वेग VD और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल, यानी इसके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन स्मॉल है। संपूर्ण आयतन की हम यदि बात करें, संपूर्ण आयतन
तो संपूर्ण आयतन में यदि मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन मानूं तो यहां से मैं रिलेशन निकाल सकता हूं, स्मॉल एन बराबर होगा कैपिटल एन अपॉन वी। स्मॉल एन है एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि इसके संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन हो तो एन बराबर एन अपॉन वी। अब यहां से एन बराबर एन अपॉन वी इसका आयतन है, और आयतन हम लंबाई इंटू क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, ए इंटू एल से। यानी जो आयतन होगा वो क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन। तो यहां से जो कैपिटल एन है वो आ जाएगा एन ए एल, ये समीकरण है। यानी ये समझने की चीज क्या है यहाँ पे कि जब भी हमें इस प्रकार का डेरिवेशन करना है, इस डेरिवेशन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो उसमें हमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना देकर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है, तो हमें उसके आयतन को एकांक आयतन में स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करके, ये इसका आयतन है A×L, ये इसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, संपूर्ण आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनकी संख्या। तो ये आगे n बराबर Na है। अब देखो विद्युत धारा निकालनी है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं, I बराबर Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T। यानी हमें इस डेरिवेशन में दो चीजें निकालनी है, एक तो इस पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश का मान कितना है, और दूसरा A सिरे से B सिरे तक या B से A तक जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो आवेशों की संख्या हमें निकालनी है, तो कुल संख्या NaL, और आवेश निकालना है तो आवेश किससे निकाल सकते हैं हम, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर Ne से। तो देखो यदि चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन जो हम मान चुके हैं, तो आवेश कितना होगा, आवेश ये होगा Q बराबर Ne के बराबर, Q बराबर Ne। तो यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा, n का मान समीकरण 1 से NaLe, ये समीकरण हो गई। जो आवेश का मान है वो हमने निकाल लिया Na। अब हमें समय निकालना है धारा निकालने के लिए, तो समय में यदि B से A तक स्मॉल l लंबाई Vd वेग से तय की जाती है तब लगा समय, यानी हमने ये मान लिया कि इस B सिरे से इलेक्ट्रॉन A सिरे तक जो स्मॉल l लंबाई तय कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉल l लंबाई तय कर रहे हैं, तो उसमें वो किस वेग से तय कर रहे हैं, पॉइंट वेग Vd से तय कर रहे हैं, तो स्मॉल l दूरी तय करने में समय कितना लेंगे, समय बराबर क्या होता है भाई, यहां पे हम दूरी ले लेते हैं, डिस्टेंस कितनी हमारी स्मॉल l, और वेग कितना है Vd। अब इस Q और T का मान हम यहां रखेंगे तो I में संबंध निकाल सकते हैं। इस डेरिवेशन में हमें संबंध निकालना है, तो ध्यान रखना है कि जो धारा का बेसिक फॉर्मूला है I बराबर Q/T, उसमें हमें आवेश का मान और समय का मान निकालना है, तो पूरा कर देना। यहां मान लीजिए यदि चालक में स्मॉल t समय में कैपिटल Q आवेश प्रवाहित होता हो, तब मैंने मान लिया कि इस चालक में स्मॉल t समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसको समीकरण 3 बना दिया, तो धारा का मान जो आएगा वो I बराबर क्या आएगा Q/T। समीकरण 2 और 3 से आप Q और T का मान रखो, तो I बराबर Q का मान आ रहा है NaLe, और समय का मान आ रहा है L/Vd। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, Vd को ऊपर ले जाओ, I बराबर आ जाएगा देखिए Ne और A निश्चित रहते हैं, तो यहां हम क्या करेंगे, I समानुपाती Vd, यानी यहां से हम देख सकते हैं कि I बराबर NeA, तो Ne क्या हो गया, ये है नियतांक, Ne क्या है नियतांक। यदि ये नियतांक है तो जो धारा का मान है वो अपवहन वेग Vd के क्या है समानुपाती, इसका मतलब जितना अधिक इस चालक में अपवहन वेग होगा
धारा का मान भी उतना ही अधिक रहेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना, जितना अधिक अपवहन वेग होगा धारा का मान भी उतना ही अधिक। तो ये हो गया हमारा अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखते हैं, ओम का नियम। थैंक यू।